ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सिर्फ हमारा यही टॉपिक था जो कि रह गया था। इसमें भी एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है। आप सभी जानते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, मैक्स आपका वर्किंग कैपिटल, हमें जो बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कैसे है। ठीक है, देखिए, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस सिंपल है कि हमारे पास पैसा है, ठीक है, वो हमारे किसी भी बिजनेस के लिए लाइफ है, ऑब्वियसली लाइफ ब्लड है। जैसे कि हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड होना बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए क्या है, पैसा भी होना बहुत जरूरी है। अब मेन कंसेप्ट आता है कि ये जो पैसा है ये आपका कैसे आएगा। तो एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल नीड होती है, हमने एनालाइज किया, हमने देखा कि हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है, यानी कि हमें फिक्स्ड एसेट्स को भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि हम यानी फंड्स रिक्वायर्ड किए जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। देन है अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, ये सब तो सिंपल है कि जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है डिपेंड करेगा कि आप अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, जितना बड़ा आप लैंड परचेज करेंगे ऑब्वियसली आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग कंसर्न may require small amount of fixed capital, ठीक है, जो ट्रेडिंग कंसर्न रिक्वायर करता है छोटी अमाउंट की फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो अब आपको खाली ट्रेड करना है, यानी माल आपने खरीदा तो आपको लिए थोड़ा सा आपने वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट थी, माल आपने जस्ट खरीदा और आपने क्या किया, उसे बेच दिया, सेल आउट कर दिया। देन है ट्रेडिंग कंसर्न मे रिक्वायर द स्मॉल, ठीक है, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऑब्वियसली ट्रेडिंग के लिए आपने लिया तो, लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेना पड़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको फैक्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेडिंग कंसर्न रिक्वायर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जबकि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न है वो अलग रिक्वायर करता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंसर्न अलग रिक्वायर करेगा अमाउंट, एंड देन आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अलग अमाउंट रिक्वायर करेगा। तो ये सिंपल है, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमें बिजनेस में 2 बार आपके लिए नीड होगी, ठीक है। कौन कौन से 2 नीड है हमारे लिए, दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैपिटल है, एंड देन वी हैव अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें इन 2 सोर्सेस के लिए, ठीक है, यानी कि हमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और हमें वर्किंग कैपिटल के लिए किसकी है, हमें किसकी है, यानी कि अपने पैसे की, फाइनेंस की, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड्स के आपके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है आपको पैसा की जो नीड है वो कब कब है, ठीक है, और आपको जो नीड है वो कितने टेन्योर की है, ठीक है, क्योंकि टेन्योर इज ऑल्सो कंपल्सरी, टेन्योर बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आपके लिए टेन्योर कंपलसरी है तो सिंपल है कि फंड के सोर्सेस के क्लासिफिकेशन, जैसे कि लॉन्ग टर्म सोर्स है, तो जो आपका लॉन्ग टर्म सोर्स है, ठीक है, तो क्या चाहेंगे कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेस के लिए पैसे की जरूरत है तो क्या मैं शॉर्ट टर्म से लूं, ये मैंने बताया था ना। अगर हमें वर्किंग कैपिटल में कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नीड है पैसों की, तो मुझे क्या शॉर्ट टर्म से लूंगी, नहीं। तो वहां क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको 5 साल या उससे ज्यादा के लिए नीड है,
ठीक है, आपको यानी मैक्सिमम जो है मान लीजिए कि 20 years तक के लिए आपको जो नीड है, तो मैं वर्किंग कैपिटल से उसे फाइनेंस नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मुझे इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, एंड देन हम बिहेव करेंगे हमें जो हमारा फंड है वो हमें कहाँ से और कैसे रेज करना है। जैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेस के लिए आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ बच्चे, ये एक्सीडिंग 5 years। ठीक है, 5 years ओके। में एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपके पास लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म तो आपका 1 year तक होता है, चाहे वो आपके मनी मार्केट भी हो गई है, 1 year तक होता है। हम जनरली कंसीडर क्या करते हैं कि जो भी 1 year से ज्यादा है वो आपके लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। इसमें और स्पेसिफिक बता दिया मैंने आपको कि आपके लिए 1 year से ज्यादा, ठीक है, और लेकिन 5 year से कम। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए 3 साल, 2 साल, तो ये आपका क्या हो गया, मीडियम टर्म सोर्सेस। तो ये आपके पास मीडियम सोर्सेस है। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड, जो कि आपका एफएम का फर्स्ट बिल्कुल मेन हेडिंग है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, ये आप यस। लोगों को जो इनके टॉपिक्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट तो मुझे नहीं होगी शायद, कि शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, आप लोग समझ ही जाएंगे। देन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आपने बैंक से पैसा लिया है लंबे समय के लिए, ठीक है, बैंक से जैसे कि हम होम लोन लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे, ठीक है, कार लोन ले लिया हमने, तो ये सब आपके लंबे समय के लिए होंगे, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो ऐसे ही हमने अपने बिजनेस के पर्पस के लिए हमने लोन लिया। देन हमारे पास है मीडियम टर्म सोर्सेस, 1 year से ज्यादा है, एंड देन 5 year से कम है। तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपके नीड के अकॉर्डिंग, कि भाई मुझे कब तक के बेसिस का पीरियड के लिए मुझे लोन लेना है, तो मुझे किस किस से, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से सोर्सेस को यूज करना चाहिए, समझिएगा। ठीक है, मैं सीधा भी लिखवा सकती थी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें पैसा लेना है, लेकिन ये सब चीजें नहीं बताई हैं। ठीक है, हमें जो भी मतलब इसमें लेना है, तो हमें अलग अलग टाइप से इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मनी को अगर हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, कोई भी मनी अगर हम बाहर से लेंगे तो हमें करना क्या होगा, हमारे पास सिंपल से है, हमें क्या स्टेप में करना होता है, हमें करना होता है कि जितने भी इसके मतलब टाइप्स हैं, सोर्सेस हैं, उन सबको एनालाइज करना और ये देखना कि हमारे कौन से सोर्स में हमारी जो इंटरेस्ट है वो कम होगी। नूतन बाबू एक बार आप ना अपना म्यूट कर दो, वॉइस आ रही है थोड़ी सी, टीवी चल रहा होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस में जो आपको रिक्वायर्ड है यानी 5 years के लिए, तो मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए नीड है तो मैं शेयर्स में जाऊंगी, डिबेंचर्स में जाऊंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड देन लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन है आपका मीडियम टर्म सोर्सेस में, ये सोर्सेस आपके इंक्लूड करते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक से बोरोइंग्स हैं, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, लीज फाइनेंसिंग है, और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या है, लोन है, एंड द लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपके मीडियम टर्म है, कहने का मतलब क्या है, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ठीक है, ये अगर वही बोरोइंग्स, मान लीजिए आपका जो पर्सनल लोन है, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, वो आपने लिया है 3 साल के लिए, तो आपका मीडियम टर्म में होगा। ठीक है, अगर आपको मतलब 10 years के लिए, तो आपने जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आपने ट्रक ले लिया, ठीक है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। एंड देन अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए। तो कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करना, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, एंड देन लीज फाइनेंसिंग। देन हम आते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको ये सारे के सारे पता है कि ट्रेड क्रेडिट एंड देन कमर्शियल पेपर, ये आपके क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
ठीक है, बताया था ना। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं, 1 ईयर से कम होते हैं। ठीक है, और कमर्शियल बैंक से लोन है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने जो अपना कमर्शियल बैंक से लोन है वो 1 ईयर तक का लिए लिया हो। बताओ इसमें क्या डाउट है नूतन, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो नो गया? मैम, यस मैम। ठीक है, तो अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, सोर्सेज ऑफ जनरेशन की कहने का मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि मैं इंटरनल सोर्सेज से लूं। ठीक है भाई, मैं चाहती हूं कि मैं अपने बिजनेस से ही ले लूं। ठीक है, तो हो ठीक है, अगर हमें अपने बिजनेस से ही लेना है तो ये कौन सा होगा, रिटेन्ड अर्निंग है आपकी, दैट इज फ्लॉगिंग बैक। ठीक है, का मतलब क्या हो गया, आपकी रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो हम में सिंपल सा है, इंटरनल सोर्सेस आपके बिजनेस से लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे कौन कौन से डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, मैं उनसे, ठीक है, पूछती हूँ। ठीक है, जितना भी मैंने देखा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा एसेट्स हैं या एक्स्ट्रा मशीन्स हैं, उन्हें मैं डिस्पोज ऑफ करती हूँ, यानी कि उनको मैं सेल आउट कर देती हूँ, या फिर मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स रखी हुई हैं, तो ये इंटरनल सोर्सेज होती हैं। अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट इन्हीं से पूरी हो जाती है तो बेस्ट है, अच्छा है, कि क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेस में हमारे पास क्या जाएगा, एक्सटर्नल सोर्सेस में हमें, क्योंकि हमारे महंगे पड़ेंगे, कॉस्टली क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका इंटरेस्ट पेमेंट कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। शेयर्स में लेंगे तो आपको भी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, नहीं तो आपको क्या पे करना है बताइए, शेयर्स में डिविडेंड पे करना है एंड आपको डिवेंचर्स में इंटरेस्ट पे करना है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर हैं, या तो आपने सप्लायर से, लैंडर से, या आपके कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनसे आपने पेमेंट ले लिया, ठीक है, उनसे आपने अमाउंट ले ली। ठीक है, ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, सप्लायर्स, आपके लैंडर्स, आपके इन्वेस्टर्स, ये आपके क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फंड्स जो होता है वो क्या होगा, एक्सटर्नल फंड्स हैं वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। बच्चे 1 मिनट रुकिए। अच्छा, एक और स्टूडेंट है ना, वो उसने क्यों नहीं ज्वाइन किया भाई, वो है, किसने ज्वाइन नहीं किया ये बताइए। सिमर। एक मिनट, मैं मैम को मैसेज कर दूं। बच्चे उसका उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है क्या, कि मतलब मुझे अ, मेरी स्टडी इतनी ज्यादा हो गई है, अगर ऑनलाइन तो ले सकती है ना, चलो ठीक है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम हो गई थी, देन चलो उसका एग्जाम, उसकी फैमिली प्रॉब्लम, किसी की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि इन पर घर बैठे तो ले सकती है ना, अब तो रेगुलर हो सकती है क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। तो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके कौन से हैं, कि यानी कि ये आपके क्या है, कॉस्टली पड़ेंगे ऑब्वियसली इंटरनल से। ठीक है ना, अगर आप अपनी मम्मा से पैसे लेते हैं तो वो आपको सस्ते पड़ेंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना। मम्मा से अगर आपने 5 लिए तो आपने उनको, ठीक है, 5,000 रिपे कर दोगे, लेकिन अगर आपने वही कहीं और से लोगे तो आप सोचोगे कि मैं इसी का एहसान क्यों लूं। ठीक है, और कोई देगा भी नहीं, अभी तो कोई फिर भी दे देगा, बाद में कोई देगा भी नहीं। नेक्स्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा ना सारा का सारा जो पैसा है ना, ठीक है, वो ओनर्स के जैसा रहे, लाइक कि मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना। ठीक है, ओनर्स का में, क्योंकि आपका डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कि जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट आपने अर्न किया उसी में से ही हम क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। तो डिपेंड करना है, ठीक है, अगर आप ओनर्स फंड के लिए जाते हैं कि मुझे खाली ओनर्स के फंड में से ही यानी लेना है, तो आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए जाएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स
एंड आपके डिबेंचर्स, ये दोनों ही इंटरेस्ट बियर करते हैं, और जो इंटरेस्ट बियर करते हैं वो आपके अपने फंड्स नहीं होते। यहाँ इक्विटी शेयर्स में क्या है, कंपनी के पास पैसा होगा, ठीक है, तो कंपनी आपको पे करेगी, अगर अदरवाइज कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी पे नहीं करती। फिर क्या लिखा है, ओनर्स फंड्स में प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच मे बी द सोल ट्रेडर और पार्टनर और शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में कितना जो प्रॉफिट मतलब री इन्वेस्ट किया गया है, ये भी आपका ओनर्स का ही पैसा, यानी कि आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओनर्स के लिए ही आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बोरोड फंड्स, ठीक है। तो बोरोड फंड्स में से देखिए इस टॉपिक में से एग्जाम में आपका उस लेवल का नहीं आता, ठीक है, बस आ जाएगा थोड़ा बहुत कि ऑनर्स फंड में से आ गया, या ये आपके क्या है बोरोड फंड्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो लेवल का होगा वो आपका नहीं पूछा जाता। तो बोरोड फंड्स क्या है, रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड किए गए हैं लोन से, ठीक है। जो फंड्स होते हैं वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं, सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस पे, और हमें कुछ टाइम के बाद ऑब्वियसली रिपे करने पड़ेंगे। तो वो ओनर्स फंड हुआ कहाँ से, क्या मुझे इक्विटी को रिपे करना पड़ेगा? वो तो शेयर्स के मार्केट बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, वो आपने मतलब सेल आउट कर दिया, पर मेरा जो एक बार शेयर्स बिक जाता है वो तो सेल आउट ही हो गया ना, वो तो एक ओनर्स के लिए ही, आपके लिए हो गया, ठीक है। तो प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, ऐसे फंड्स के लिए ये बोरोवर्स के द्वारा ही पेड किया जाएगा, ठीक है ना, पेड बाय द बोरोवर्स। ऑब्वियसली अगर हमने लिया है तो हमारे द्वारा ही ये पेड किया जाएगा। इंक्लूड करता है कि कमर्शियल बैंक से हमने कितना लोन, तो ये सब आपका क्या बोरोड फंड्स है, बिकॉज दे bear certain kind of interest, fixed interest, and we have to pay them, ठीक है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इक्विटी शेयर्स में आपको पता है कि ऑप्शन है, मैंने उनको ठीक है बोला कि मैं इस साल नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, मैं अगर इस साल नहीं दूंगी तो मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, तो हो सकता है यस मैं मतलब बाद में पे, ठीक है ना, उन्हें कर सकती हूँ, ऑप्शंस हैं। लेकिन मेरे पास बोरोड फंड्स के केस में कोई भी ऑप्शंस नहीं होते। देन वी हैव अ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अ फाइनेंस। मैम एक ओनर्स फंड वाला टॉपिक होता है ना, बोरोड तो आ गया जब हम कैरी करते हैं, जैसे लोन हो गया, हाँ ठीक है, ओनर्स का रिवाइज करना। ऑनर्स फंड का मतलब क्या हो गया, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ऑनर्स इंडिविजुअल कौन से हैं। मैम जिसमें हम सेल्स करते हैं। नहीं सेल्फ तो है ही, ठीक है भाई, अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो मैं तो ठीक है फंड लेके आऊंगी, वो मेरी क्या है, यस सर। मैं यहाँ पे ओनर्स फंड की बात कर रही हूँ। ओनर्स फंड आपके पास मैम आवाज गई आप, अब आवाज। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इक्विटी शेयर्स, जो आपका ओनर्स फंड है वो आपका क्या है, वो आपका इक्विटी शेयर्स है, ओके मैम। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए क्या इक्विटी शेयर्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है? नो नहीं, नो मैम। इसमें होता क्या है, डिविडेंड पे करना होता है, ठीक है, यस और मैम। वो भी जो डिविडेंड है वो भी आपकी कंपनी हर साल आपको पे करेगी, ठीक है, या कंपनी हर साल पे कर रही है, क्या वो कंपलसरी है? नहीं ना, वो भी कोई फिक्स नहीं है, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है कि जो कंपनी है वो आपको यानी कि हर साल पे करे, ठीक है। तो इसको यानी कि रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बिजनेस में होता क्या है, आपके पास आपने जैसे इक्विटी शेयर्स परचेज किए, आपने लगा कि शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपने उसको सेल आउट कर दिया, आपने सेल आउट किया ना, कंपनी के पास तो वन टाइम में पेमेंट आ गई ना, ठीक है, यस वो सर। तो फिर तो मार्केट्स में डील होता ही रहता है, एंड देन कंपनी के पास तो अपने पास फंड आ गया, तो कंपनी को सोचना पड़ेगा कि उसको ओनरशिप, क्योंकि अगर उसने ओनर्स फंड ज्यादा पे इन्वेस्ट किया,
ठीक है, ओनर्स फंड इक्विटी पे उसने ज्यादा लिया, तो देन उसको भी ये पता है, ठीक है, उसके वोटिंग राइट्स होंगे कंपनी में, वोटिंग राइट्स, डिसीजन दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें इम्पैक्ट में देखना पड़ता है कि इसमें जो हमारे राइट्स हैं और जो हमें डिसीजन लेना है, तो ये सब चीजें भी इसमें क्या करेंगी, मैटर आपकी करती हैं। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लाइफ टाइम के दौरान वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के इशू, ठीक है ना, तो यानी कि अगर हम इक्विटी शेयर्स और आपको जो रिटेन्ड अर्निंग है वो उनका पार्ट होगा। क्यों पार्ट होगा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग तो आपका ही पैसा है, ओनर्स का ही पैसा है, आपने अपने प्रॉफिट में से सेव किया। ठीक है, तो वो आपका क्या है, इनके सारे एक्सपेंस पे करने के बाद आपका इंटरेस्ट इज लाइक योर द एक्सपेंस, बट जो आप डिविडेंड पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस की तरह से नहीं होता। ठीक है, वो आपके लिए क्या है, ओनर्स का ही, ठीक है, पैसा है, ओनर्स का ही प्रॉफिट है। तो अब तक का टॉपिक तो बहुत सिंपल से थे। क्या हमने देखा कि हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स में लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड शॉर्ट, देन इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज, देन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। नेक्स्ट आते हैं अलग अलग कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके पास। इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, इसमें से टॉपिक में किसी को कोई डाउट है, क्योंकि अभी तक हमने 11 से 12 से आप लोग इक्विटी शेयर से ही डील करते हुए आए होंगे, आई होप। ठीक है, 11th में 12th में हमने सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स हैं, ये आपके अपने खुद के ओनरशिप के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे शेयर्स, जो हम ऐसे शेयर्स को इशू करते हैं जिससे आपकी ओनरशिप की क्या होती है, डिवीजन होती है, ओनरशिप आपकी डिवाइड होती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंपनी में मैंने, ठीक है, उसके 50% शेयर्स परचेज कर लिए। सी, मेरी जो परसेंटेज है, तो ऑब्वियसली जो जिसके ज्यादा रेशो होते हैं परसेंटेज के, उसकी कंपनी में, ठीक है, उसको बीओडी में पार्टिसिपेट ले सकता है, सीईओ के लिए वो रिकमेंड कर सकता है। तो इसमें काफी सारे क्या हैं, काफी सारे इसमें ऑप्शंस हैं, काफी सारे इसमें पार्ट हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। अच्छा, इसमें ना क्या दिखा रहा है कि ये वन वन आवर्स के लिए, मैं तो 1 आवर के लिए स्केड्यूल ही नहीं किया। अच्छा, ये इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। टुडेज चार्ज का मतलब है कि इसमें हर बार अलग अलग, तो मंथली कितने का है, मंथली होगा। लेट्स सी, अभी 10 मिनट्स के लिए है, फिर दोबारा देखती हूँ, आज इसे करती हूँ। ठीक है, इक्विटी शेयर्स है हमारे लिए, देन मतलब इनको हम रेसिडुअल ओनर्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स में जनरली क्या होता है
कि मैंने कंपनी के 10 वोट लिए, यानी मैंने 10 शेयर्स ले लिए, 1 शेयर्स ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है, तो मेरी जो परसेंटेज के टर्म्स में निकलती है ना, बहुत ही रेशो कम है कि लाइक मेरा 1% में उसके अंदर होल्डर हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि जो 50% से ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वही लोग रन करते हैं, और जिनका कम होता है वो लोग इतना मैनेज नहीं करते। तो देन ये है कि दे रिसीव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स ऑन द कंपनीज इनकम। ऑब्वियसली ये हमें पता है कि सबसे पहले एक्सपेंस उसमें से चार्ज होते हैं, एसेट्स हमें कोई सेटल करनी है या कंपनी के और कोई दूसरे लोन्स है, वो सब उसमें से चार्ज होता है, जितने भी सारे अलग अलग क्या है क्लेम्स है वो सब चार्ज होते हैं। तो दे रिसीव, ठीक है, वो रिसीव करते हैं क्या चीज रह गई है। दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क। ऑब्वियसली अगर उन्हें, ठीक है ना, इसमें वही सिंपल है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, डिबेंचर्स और आपका प्रेफरेंस शेयर्स में सिंपल है कि आपको उतने टाइम पीरियड के लिए लेना है, यानी यानी अब आपको 1 मंथ है तो आपको कंप्लीटली 1 मंथ आप फुल इंटरेस्ट को बियर करोगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो ठीक है, आपका अमाउंट नहीं भी दी जाएगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, और इनके अंदर राइट टू वोट का सिस्टम तो यूज ये करते ही हैं। इनका जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, एंटायरली इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। देन नीचे प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक ही जैसे बिहेव करते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपके पास है इनको, ठीक है, सबसे पहले इनका डिविडेंड से पहले क्लेम मिलता है, लिखा है ना प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड। यस, डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिया हुआ है तो क्योंकि ये फिक्स रिटर्न बियर करते हैं तो इसीलिए आपको इनका पैसा पहले देना है। तो लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर द डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, तो इनके पास जो करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होती है इक्विटी एंड डिबेंचर्स के जैसे शेयर्स हैं, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियर करते हैं। अब सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ही वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है क्योंकि वो ओनर्स फंड है, ओनर्स को ही वोट करने के अधिकार होते हैं। और जहां जिसका 1-1%, 2-2% हिस्सा होगा, ठीक है, तो उन वो वोट ना भी करे तो भी इतना कोई मैटर नहीं करता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली वोटिंग राइट्स एंजॉय नहीं करते, ना ही डिवेंचर्स आपके एंजॉय करते हैं। फिर आपके लिए है कि क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ये आपके प्रेफरेंस शेयर्स के क्या है टाइप्स है, सिंपल है, ठीक है। कह रहे हैं कि अब आपको क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया, एक साथ, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या सोचा, आपके पास है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स विच एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर्स, कि आपको फ्यूचर ईयर में, ठीक है, आपको एक्यूमुलेट करके, यानी कि मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक्यूमुलेटिव माने कि कलेक्ट, ठीक है, टोटल, ठीक है, मैंने टोटल अमाउंट को क्या किया, मैंने टोटल अमाउंट को कलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैंने टोटल अमाउंट, मैंने देखा कि ठीक है मैंने 6 मंथ के अंदर जितने, देखो आपको इसमें पे तो करना पड़ेगा फुल अमाउंट, मैंने क्या क्या, ठीक है, कि इसके अंदर आपने 6 मंथ के अंदर क्या कर दिया, पे कर दिया। तो द प्रेफरेंस शेयर्स विच एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड्स इन द फ्यूचर ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि फ्यूचर ईयर्स में अनपेड डिविडेंड इकट्ठा करके जो एंजॉय करते हैं उन्हें क्यूमुलेटिव कहते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड, डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें फिक्स्ड आपका जो डिविडेंड होगा, अगर कंपनी ये कहती है कि ठीक है आप क्या है प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास अभी अभी कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी अभी उतना प्रॉफिट में रन नहीं कर रही है, तो डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड इफ इट इज नॉट पेड इन ए पर्टिकुलर ईयर। अगर वो एक पर्टिकुलर ईयर में पेड नहीं होगा तो डिविडेंड को इकट्ठा
नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जो डिविडेंड है आपको हर टाइम से फिक्स दिया जाएगा। अब अलग अलग टाइप है, पार्टिसिपेटिंग है। तो पार्टिसिपेट भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, अब मुझे कहीं ना कहीं दूसरा अधिकार मिलेगा, तो मुझे जो मेरा जो डिविडेंड है वो फिर कंपनी के अकॉर्डिंगली मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो कंपनी के अकॉर्डिंगली ही मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज का बेनिफिट मिल रहा है क्या, कि आपको यानी कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पार्टिसिपेट करने का जो मौका है यानी कि कंपनी के अफेयर्स में कि कंपनी के सरप्लस में, ठीक है, कंपनी किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कर रही है, कंपनी के वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे क्या है फिर आपका जो इंटरेस्ट जो फिक्स पीरियड है वो थोड़ा सा कम मिलेगा आफ्टर डिविडेंड एट अ सर्टेन रेट। ठीक है, उसे हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तब हम उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। देन है नॉन पार्टिसिपेटिंग, इट्स सिंपल। ठीक है ना, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, कि ना तो उनको प्रॉफिट से मतलब है पार्टिसिपेट करना, उनको अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट से मतलब है। कन्वर्टेबल, ठीक है, कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ठीक है कि 2 साल से 3 साल तक के लिए कि मुझे फिक्स्ड इनकम पे मिले, एंड देन फिर मैं एज अ इक्विटी शेयर्स की तरह, ठीक है, इन्वेस्ट करूं, या मैं इक्विटी शेयर्स की तरह अपने उसको इंजॉय करूं। तो वो आपके होंगे कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल में ऑप्शन नहीं होते, तो वो आपके नॉन कन्वर्टेबल हैं। देन आपके रिडीमेबल हैं एंड इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल जो आपके होते हैं वो एक फिक्स टाइम के बाद, कहने का मतलब क्या है कि आपका फिक्स टाइम के बाद आपको पूरा जो अमाउंट है लाइक अ मैच्योरिटी, ठीक है, कि 10 साल के लिए है, तो मैच्योरिटी की अमाउंट है तो आपको उसके बाद रिपे करनी पड़ेगी। अब देन मैच्योरिटी की अमाउंट नहीं है तो वो आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रिपे नहीं करनी। तो जो आपका जैसा प्रेफरेंस शेयर है जब तक के लिए लिया है तब तक के लिए होगा। ठीक है, मैं भी दूसरी लिंक सेंड करती हूँ। ये मीटिंग अभी एंड होने वाली है। हमारा सोर्सेज ऑफ फंड का जो भी पार्ट है, एंटायर पार्ट है, वो कवर हो चुका है इतना। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ फंड में था। देन योर एंटायर जो एफएमएस का कोई भी टॉपिक लेफ्ट आपका नहीं है। आई डोंट नो कि इसमें मीटिंग शॉर्ट में होती है शायद। ठीक है, या तो मैं स्केड्यूल करती हूँ, ठीक है, 2 आवर्स की, क्योंकि अभी हमें काफी कुछ स्टडी करना है।